आईसीयू में उसकी उखड़ती सांस और बिगड़ती हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू तेजी से गालों से लुढ़कते जा रहे थे। वो कपकपाती टांगों से इस मंजर को देख रहा था। खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस करते हुए वो कांपते होठों से अंदर तड़पते वजूद के लिए ऊपर वाले से दुआ मांग रहा था। शर्मिंदगी इतनी थी कि शब्द ही नहीं मिल पा रहे थे। ज़मीर उसके दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा था। जब डॉक्टर ने आते उसके कानों में शीशा खोल दिया था। वो खुद को संभालने के बावजूद लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने पूरे वजूद के साथ जमीन पर गिर गया। ऊपर वाले ने उसके किए की सजा सुना दी थी। वो जिस लड़की से प्यार करने लगा था वो उससे छीन ली गई थी। आह, अब गलती नहीं होगी, प्लीज माफ कर दीजिए। वो अपने दर्द की तेजी को बर्दाश्त करने के लिए सिसकियां दबाते हुए बेदर्दी से होठों को जख्मी कर रही थी। मासूम भोली सी बड़ी बड़ी लाल आंखें और आंसू बहाकर सूज गई थी। अब अगर दोबारा से तूने राशन का कोई नुकसान किया तो ये गरम चिमटा तेरे चेहरे पर लगाकर इस मनहूस चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगी। ताई जहालत और जुल्म की हद पार करते हुए दहाड़ती उसके बालों को दबोचते हुए उसे जमीन की तरफ ढकेल गई, जिससे नाजुक और हड्डियों की ढांचा रिदा निढाल से जमीन पर गिरती अपनी कोहनी भी जख्मी कर गई थी। अगर इसने 2 दिन तक कुछ भी खाया तो तुम सबको यही सजा भुगतनी पड़ेगी, समझी? और नौकरानियों की तरफ देखती हुई नौकरानियां जो कुछ रहम की और कुछ बेइज्जती की नजरों से जमीन पर पड़ी हुई रिदा को देख रहे थे। जी मालकिन, सबने डरते हुए सर हिला दिया, जबकि माहिरा बेगम नफरत से रिदा को ठोकर मारते हुए बाहर की तरफ चली गई। नाजिया अम्मा उसकी तरफ गई, उसको सीने से लगाते हुए चुप कराने लगी। फौरन उसके नज़दीक बैठते उसके होठों से गिलास लगाते हुए उसका चेहरा साफ करने लगी थी। जब एक नौकरानी ने नफरत से उनसे कहा कि तुम बहरी हो गई हो क्या? मालकिन ने उसको किसी भी तरह की चीज़ देने से मना किया है। हमें भी सज़ा दिलवाना चाहती हो क्या? रुखसाना ने दुपट्टा पटकते हुए कहा था, जिस पर नाजिया अम्मा ने उसको घूरा। ऊपर वाले से डरो रुखसाना, पानी कब से कोई खाने की चीज़ हो गई। ऊपर वाले का डर नहीं है तुम में? वो आंसू भरी आवाज़ से बोली थी। मैं मालकिन से डरती हूँ। अगर इस लड़की की वजह से हमें सज़ा मिली तो तुम दोनों को जान से मार देंगी, समझी? रुखसाना ने दांत पीसते हुए कहा और बाहर की तरफ कदम बढ़ा गई थी। वो माहिरा बेगम की खास चमची थी। काश आपकी दादी आज जिंदा होती, नाजिया अम्मा ने रोते हुए कहा था। रिदा ने सुन नजरों से तवे की तरफ देखा जहां रुखसाना ने जानबूझकर चूल्हा तेज करते एक रोटी जलाई थी। रिदा बेचारी का तो कोई कसूर तक नहीं था, फिर भी उसको सजा मिली। वो पहले से ही 3 दिन से भूख से निहाल थी, अब और 2 दिन की सजा। उसने बेजान नजरों से आसमान की तरफ देखा। दादी की जगह हम क्यों नहीं मर गए नाजिया अम्मा? रिदा की आवाज़ पर दूसरी नौकरानी सारा ने अपने आंसू साफ किए थे। ऐसा नहीं बोलिए रिदा, ऊपर वाले ने ज़रूर आपके लिए बहुत खूबसूरत फ्यूचर लिखा होगा। अभी उम्र ही क्या है आपकी? नाजिया अम्मा ने प्यार से उनके बालों में हाथ फेरते हुए कहा था, जिस पर रिदा ने वीरान सी नज़रों से उन्हें देखा। मतलब कुछ और साल इस परेशानी, इस तकलीफ को बर्दाश्त करना है। रिदा ने बहुत मासूम अंदाज और भीगी हुई आवाज़ में पूछा था कि सारा और नाजिया अम्मा ने अपनी हिचकियाँ रोकना भी मुश्किल हो गया। वो दोनों अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए वो हसीन लड़की जो उनकी आंखों के सामने मौजूद थी, कभी उसकी किलकारियाँ इस हवेली की जान हुआ करती थी। उसका बाप इस हवेली का सबसे लाडला शहजादा था, बहुत प्यार करने वाला, और वो इंसान रियासत का वारिस था। लेकिन बेटी के नसीब में इतने जख्म और तकलीफ क्यों आई? दूसरी तरफ वो गहरी सांस भरते हुए आसमान की तरफ देखने लगी। रात का मंजर कितना खूबसूरत था। आज इतने सालों बाद वो अपनी ज़मीन पर कदम रख रहा था। रात काफ़ी हो गई थी, वो कल आने वाला था, पर दिल ने कहा कि रात के खामोश माहौल का अलग ही सुकून है, इसीलिए वो रात की फ्लाइट से लौट आया तो सबको सुबह सरप्राइज करने का सोचते हुए वो हवेली में कदम रख गया। पूरी हवेली इस वक्त अंधेरे से डूबी हुई थी। लैम्प वगैरह रोशन थे पर अंधेरा फिर भी था। वो चाबियां टेबल पर रखते हुए सोफे पर बैठे आंखें बंद करते हुए लम्हा याद करने लगा। जब किसी की दबी हुई सिसकियां सुनते उसके दोनों कान खड़े हो गए थे। वो तेजी से उठकर आवाज़ को सुनते किचन की तरफ बढ़ा, पर वहां का मंजर देखते उसकी आत्मा कितने ही लम्हे पत्थर की मूरत बनकर रह गई थी। वहां रिदा रो रही थी, जो भूख की तेजी से चक्कर आते हुए बुरी तरह से लड़खड़ाते गिर गई। पेट में बहुत ज्यादा दर्द था। वो दांत बीचते दुपट्टा मुंह में डालते अपने चीख दबाने लगी। सर भी घूम रहा था। वो अपने पुराने से कमरे पर एक नज़र डालती हुई सूखे होठों से पानी तलाश करने की कोशिश करने लगी, पर कमरे में एक ही बोतल थी जो कि खाली थी। कुछ देर लंबी लंबी सांस लेते हुए
अपने आप को संभालने लगी। दरवाज़ा खोलकर किचन की तरफ बढ़ी थी। किचन में दाखिल हुई, नज़र फ्रिज की तरफ बढ़ी, पर जानती थी कि उसकी ताई ने उस पर ताला लगा रखा होगा और खाना पूरे घर में और कहीं भी नहीं मिलेगा। वो आंसू साफ करते हुए पानी भरने लगी जब नज़र एक थैली पर पड़ी जिसमें फ़कीरों के लिए बचे हुए खाने और ये बचा हुआ भी। ये चिड़ियों कबूतरों को डालने वाले कुछ निवाले और थोड़े चावल थे। वो लड़की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए रोते हुए उस थैली को उठाते हुए चावलों को देखा। सिसकियां होठों से फूटी। वो उंगलियों में कुछ चावल लेते मुंह में रख गई। दिल बहुत ज़्यादा उदास था। ये उसका इम्तिहान था। उसने आसमान की तरफ देखा। दोबारा थोड़े से चावल लेते वो मुंह में रखने ही वाली थी कि जब किसी को किचन से अंदर आते देखकर वो डरते हुए ज़मीन पर गिर गई। कासिम शाह, जिसकी नज़रें उसकी हालत पर पड़ गई थी तो उसकी आत्मा भी हैरान रह गई। वो फटी फटी नज़रों से उसके कमज़ोर से वजूद को डर से थर थर काँपते हुए देख रहा था। कासिम भाई, प्लीज़ प्लीज़ ताई को मत बताना। 3 दिन से भूख लग रही थी, बस इसलिए ये खा लिया। रिदा ने डरते डरते उसको ये कहा था, जबकि उसके शब्द पर कासिम को लगा कि किसी ने उस पर सांसें तंग कर दी हो। वो कज़न जिसकी मौजूदगी पर वो चिढ़ जाता था, उसको आज इतने सालों बाद इस हाल में देखते हुए कासिम को अपनी दुनिया गोल गोल घूमती हुई महसूस हो रही थी। वो कदम उठाते हुए उसके पास घुटनों के बल बैठ गया, जबकि रिदा आंखें बंद करती हुई रो रही थी। कासिम की नज़र उसके करीब पड़ी थैली पर पड़ गई तो उसको बहुत ज़्यादा उल्टी आई थी। ये तुम क्या खा रही थी? कासिम ने एकदम से पूछा। रिदा ने भीगी आंखों से उसको देखकर फिर थैली की तरफ देखा। वो मुझे भूख लग रही थी इसलिए खाने लगी। रिदा ने नज़र झुकाए हुए उसको बताया। कासिम की नज़र उसके निढाल चेहरे पर जम गई थी। वो अभी तक इतनी खूबसूरत थी, पर आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे, गाल अंदर चिपक गए थे। खाना नहीं खाया था क्या तुमने? हाँ, 3 दिन से खाना नहीं खाया। कासिम को उसके कुछ देर पहले बोले गए शब्द याद आए। वो हैरत से उसको देखते हुए पूछ रहा था। रिदा, उसने नजरें झुकाए हुए गर्दन हाँ में हिलाई। अभी वो और कुछ बोलता जब किसी को लाइट जलाते अंदर आते हुए देखा। वो पीछे मुड़ गया। रुखसाना, जो जानबूझकर यहाँ पर थैली रखकर गई थी ताकि रिदा को माहिरा बेगम से दोबारा से पिटवा सके, शातिराना मुस्कुराहट के साथ अंदर आई। कासिम शाह को रिदा के सामने बैठे हुए देखकर वो चौंक गई। फौरन से सर झुकाते हुए सलाम करने लगी। कासिम शाह दांत पीसते हुए उसको देखते रिदा को हाथ पकड़ते नरमी से ज़मीन से उठाया और खड़ा कर लिया। इस मंजर को देखते रुखसाना की आंखें बाहर निकलने को थी। खाना लेकर आओ। कासिम रिदा को चेयर पर बिठाए रुखसाना पर एक निगाह डाले सख्त आवाज में हुक्म दे गया था, जिस पर रुखसाना गड़बड़ाई। मालिक, वो फ्रिज। उसको हकलाते हुए सुन कासिम ने उसको बोला था, क्या हकला रही हो? जो हुक्म दिया है सुनाई नहीं दिया क्या? जाओ खाना गर्म करके लाओ। वो दांत पीसते हुए बोलता रिदा को गिलास में पानी डालकर देने लगा। माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन खाना फ्रिज में है। और उसको सफाइयाँ देने में टाइम वेस्ट करते देखा कासिम बिना वक्त खराब करे फ्रिज की तरफ बढ़ते दरवाज़ा खोलने लगा, पर उसको लॉक्ड पाए उसने कंफ्यूज होते हुए उन दोनों की तरफ देखा। इस पर लॉक क्यों लगा हुआ है? कासिम शाह ने गुस्से से पूछा था। मालकिन लगाती हैं ताकि नौकर खाना नहीं ले सके, रुखसाना ने एक निगाह रिदा को देखते हुए बताया था। व्हाट? कासिम ने अपने बालों में हाथ फेरा और फिर अपना मोबाइल उठाते हुए रिदा का हाथ पकड़ते वो किचन से बाहर निकला था। अभी वो हवेली के दरवाजे पर ही था जब रिदा ने उसको रोक दिया। मैं बाहर नहीं जा सकती, उसने इसको देखते हुए कहा था। कासिम ने बहुत सुकड़ते हुए उसको देखा। क्यों? रिदा के जवाब ना देने पर वो बिना उसकी सुने उसकी गाड़ी में बैठाता हुआ गार्ड को हवेली का गेट खोलने का इशारा करने लगा, जो रिदा को देख रहे थे। कासिम ने उनकी नजरें रिदा पर जमी हुई देखते जबड़े बीच कर वो दरवाज़ा बंद करते गार्ड की तरफ बढ़ गया और उसका गला पकड़ गया था, जो उसको गुस्से में देखते हुए अपनी नजरें झुका गए। आगे से नजर इस घर की औरतों की तरफ उठी तो जान ले लूंगा तेरी, समझा? कासिम ने उसको पीछे की तरफ धक्का देते हुए गाड़ी हवेली के बड़े गेट से बाहर निकाली थी। रिदा सांस रोके हुए बैठी हुई थी, जबकि कासिम को गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरते हुए देख उसका दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। कासिम ने एक रेस्टोरेंट से गाड़ी में ही खाना मंगवाया था। वो बिना रिदा को देखे खामोशी से अपना चेहरा विंडो की तरफ मोड़े सिगरेट पीने लगा। रिदा ने इतना सारा खाना देखते हुए ऊपर वाले का शुक्र किया और एक डब्बा खोलते हुए उसमें से सैंडविच उठाकर खाया। उसकी हिचकियाँ सुनते कासिम ने सीट से टेक लगाते उसके चेहरे की तरफ देखा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो रिदा को इस हालात में देखेगा। हाँ, वो बचपन से उससे चिढ़ता था,
क्योंकि रिदा के पैदा होने की वजह से उसके चाचा जिससे वो बहुत प्यार करता था वो दूर हो गए और उसको वो अटेंशन नहीं मिलती थी जिसका वो आदी था। इसलिए वो रिदा को देखकर चिढ़ जाता था, पर वो उससे कभी नफरत नहीं करता था। वो उसके चाचा की बेटी थी, उसकी कजिन थी, और उसकी ऐसी हालत देखकर कासिम को बहुत बुरा लग रहा था। उसकी नज़र उसकी गर्दन और फिर रिदा के कपड़ों की तरफ उठी, जिनको बहुत ज़्यादा धोने की वजह से रंग उड़ गया था। इतनी ठंड में भी वो सिर्फ लॉन के सूट पहने हुई थी। कासिम ने कुछ सोचते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई थी और उसको बाहर निकलने को बोलते हुए शॉल दिलाने के लिए आगे बढ़ा। रिदा ने मुंह से कोई शब्द नहीं निकाला, वो खामोशी से उसके पीछे पीछे चल रही थी। कासिम ने उसको शॉल और कोट दिलाया। और कुछ लेना है तुम्हें? कासिम की अब दोबारा भारी आवाज़ सुनते रिदा ने उसकी पहनाई गई शॉल ठीक करते हुए सर को ना में हिलाया, पर कासिम की आंखें तो उसके हाथ पर जले हुए लाल निशान पर ही जम गई थी। उसके अचानक अपनी कलाई पकड़ने पर उसको फिर आसपास मौजूद लोगों को देखा, जो कि उन्हें ही देख रहे थे। शायद नहीं, जरूर वो भी रिदा की कलाई पर चिमटे के जले हुए निशान देख चुके थे। ये क्या हुआ? इतना कैसे जला? कासिम ने ध्यान से उसकी कलाई को देखते हुए पूछा था, जिस पर रिदा ने उससे कलाई छुड़वाने की कोशिश की। घर वापस चले। उसकी भोली सी आंखों में डर देखते हुए कासिम ने जबड़े पीसते उसको कांधे से पकड़ते गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल की तरफ लेकर बढ़ा था। रिदा परेशान सी उसके साथ चलती जा रही थी, पर वो आंखें और नफरत गुस्से से ज्यादा रिदा के वजूद पर जमी हुई थी। ये इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही थी और कौन था उसके साथ? वो मुठ्ठियां बीचते हुए सोचती अपने दोस्ती की तरफ बढ़ गई। सॉरी, ये पुलिस कैसे? मुझे हैरत है, आप इतने बड़े मशहूर डॉक्टर होने के बावजूद अपने घर की मेड पर इस तरह से जुल्म करते हैं। डॉक्टर जहीरा ने रिदा के जिस्म पर इसी तरह के जले हुए निशानों को देखते हुए कासिम को बहुत खरी खरी सुनाई थी, जिस पर वो मुंह खोले हुए उसको देखने लगा। मेड, पुलिस केस, या आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? कासिम ने अपना मोबाइल जेब में रखते सीने पर हाथ बांधते हुए पूछा था। वो बहुत ज्यादा थक गया था, एक तो फ्लाइट, ऊपर से रिदा, और अब एक और नया मसला। वो आराम करना चाहता था, पर रिदा की हालत उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी। रात का 1 बज रहा था और वो इस वक्त रिदा के साथ अस्पताल में था। मैं क्या कह रही हूँ मिस्टर कासिम, ये आपकी मेड है ना, जिन्हें आपने जलाकर जुल्म किया है और अब हमदर्दी का नाटक करते हुए उसको यहाँ लेकर आए हैं। डॉक्टर जाहिरा दोबारा से बोली, जिस पर कासिम ने अपने बालों में हाथ फेर लिया। तो रिदा पर हवेली में इस हद तक जुल्म हो रहा था। देखिए, ये मेरी मेड नहीं बल्कि मेरी कज़न है और मैं आज ही अमेरिका से वापस आया हूँ। मुझे नहीं पता इसे ये जख्म कैसे लगे। आप प्लीज़ मुझे इस चीज़ को डिस्कस करने का मौका दें, कासिम ने लंबी सांस लेते हुए कहा था। डॉक्टर जहीरा जानती थी वो सच बोल रहा है, इसलिए सर हाँ में हिलाया और बताया कि आपकी कज़न के और बॉडी पार्ट्स पर भी इस तरह के जले हुए निशान मौजूद हैं। कुछ में इन्फेक्शन भी फैल चुका है। ये टेस्ट है, उसको करवा लीजिए और 2 दिन बाद आइएगा। वैसे आप खुद भी डॉक्टर हैं, आप उनके बैंडेज वगैरह खुद बदल सकते हैं, पर टेस्ट वगैरह के लिए आपको हॉस्पिटल ही विजिट करना होगा। डॉक्टर ने बताते हुए फाइल उसकी तरफ बढ़ाई, जिस पर उसकी मेडिसिन वगैरह लिखी हुई थी। कहाँ पर गई थी तुम मुकाला करवाने? कौन था साथ में? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस दहलीज को पार करने की? हाँ, ताई ने उसके बालों को दबाते हुए रिदा के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ ही उठाया था, जब कासिम की भारी आवाज पर सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। माहिरा बेगम ने आंखों में आंसू लिए हुए अपने गबरू जवान बेटे को इतने सालों बाद अपने सामने देखा था, तो ममता एकदम से फूट पड़ी। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ती हुई उसको अपने सीने से लगा गई। कासिम, मेरी जान, तुम वापस आ गए। कब आए बेटा? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुम्हें डॉक्टर बने देख बहुत खुशी हो रही है। माहिरा बेगम तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। भाई, आपने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। ओह गॉड, हमने आपको बहुत मिस किया था। हीना, जो कब से रिदा को पिटता हुआ देखे शैतानियत से मुस्कुरा रही थी, अपने भाई के गले लगती हुई खुशी से चहकती हुई बोली थी, जबकि कासिम पत्थर का बना हुआ खड़ा था। उसने अपनी माँ और बहन के प्यार का कोई भी जवाब नहीं दिया। कैसे हैं कासिम? इतने सालों बाद आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम बैक, आयरा ने बालों को कान के पीछे करते हुए शर्माते हुए कहा था। वो उसके मामा की बेटी थी और उसी ने आते हुए माहिरा बेगम को आग लगाई थी कि उसने रात रिदा को हवेली से बाहर किसी मर्द के साथ देखा, पर उस मर्द का चेहरा नहीं देख पाई थी। मैं कल रात आया था और मैं ही रिदा को बाहर लेकर गया था, कासिम ने ठंडी आवाज में कहते ही इन सबको शॉक्ड कर दिया था। उसकी निगाहों को रिदा पर टिके हुए देखकर आयरा ने दांत पीसते, तुम क्यों लेकर गए थे इसको बाहर? माहिरा बेगम ने आईब्रोज उचकाकर पूछा था। उसको छोड़िए, पहले आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए।
मम्मी, फ्रिज में ताला लगाने की क्या ज़रूरत है? कासिम की आंखें अपनी माँ पर थीं। उसने जेब में हाथ डालते हुए उनसे सवाल किया था, जिस पर माहिरा बेगम बौखला गईं और गुस्से से एक घूरती हुई नज़र रिदा के ऊपर डाली। रात में नौकर खाना चुरा कर खा लेते हैं, इसलिए मैंने ताला लगाना शुरू कर दिया था। तुम क्यों पूछ रहे हो? और आओ बैठकर नाश्ता करो, थक गए हो, आते ही बेकार के मसलों में पड़ गए हो। माहिरा बेगम ने उसको पकड़ते कुर्सी पर बैठाया। मम्मी, रिदा पर जुल्म किसने किया था? कासिम ने दोबारा से सख्त आवाज़ में सवाल किया, जिस पर माहिरा बेगम के हाथ रुक गए थे। उन्होंने शौक नज़रों से कासिम की तरफ देखा। जुल्म? कैसा जुल्म? ये लड़की खुद ही अपना हाथ जलाती रहती है। काम काज तो करना आता नहीं, बस नुकसान करना आता है। माहिरा बेगम ने दांत पीसते हुए कहा था। मैंने तो हाथ जलाने की बात ही नहीं की मम्मी, जुल्म में तो हर चीज़ ही आती है। आपने सिर्फ हाथ जलना ही क्यों खास किया? कासिम के शब्द पर सबने हैरानगी से एक दूसरे को देखा, जैसे उनका पर्दा फाश हो गया हो। तुम नाश्ता करो कासिम, बेकार की बातों में वक्त बर्बाद मत करो। माहिरा बेगम से जब बात नहीं बन सकी तो पसीना साफ करती हुई कहते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। बैठ जाओ रिदा, नाश्ता करो। उसको खड़ा देखते हुए कासिम ने उसको खाने की टेबल पर बैठने के लिए कहा था, जिस पर हीना और आयरा ने मुट्ठियां बीच ली और टेबल छोड़कर उड़ गईं। रिदा को कासिम का ऐसे अपने लिए फिक्र करना और आवाज़ उठाना समझ नहीं आया था। क्या ऊपर वाले ने उसके इम्तिहानों को कम कर दिया था? वो हैरत में थी। एक नज़र उस हसीन नौजवान को देखते हुए रिदा ने छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखा। ये देखकर नाजिया अम्मा मुस्कुराई और सुकून का सांस लिया। उनकी इस बार कोशिश कामयाब हो गई थी। वो खत कासिम तक पहुंचाया गया था, जिसमें उन्होंने हवेली में होते हुए रिदा पर जुल्म के बारे में लिखते हुए उस तक खत पहुंचाया था। अचानक से ये कासिम भाई कहाँ से आ गए? और ये रिदा के लिए इतने हमदर्द क्यों बन रहे हैं? हीना ने माहिरा बेगम के कमरे में दाखिल होते हुए दांत पीसते कहा था। उसके पीछे आयरा आई थी। गुस्से की वजह से उसके कानों से धुआं निकल रहा था। कासिम को आने में अभी और 1 साल था, फिर अचानक से वो कैसे आ गया? पिछले महीने तो उससे बात हुई थी, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। माहिरा बेगम खुद अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। कासिम अब आ ही गए हैं तो अच्छा है, आप जल्दी से जल्दी उनका और मेरा निकाह करवा दीजिए। आयरा ने पहले अपने मतलब की बात की थी। दोनों ने उसकी तरफ देखा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि कहीं उन्हें अपनी और रिदा की मंगनी के बारे में याद नहीं आ जाए। और वैसे भी आपने मुझसे वादा किया था कि खाला आप मुझे ही कासिम की दुल्हन बनाएंगी। आयरा ने माहिरा बेगम का हाथ पकड़ते हुए उनको उनका किया हुआ वादा याद दिलाया था। वैसे आयरा ठीक कह रही है मम्मी, हमें जल्दी से जल्दी इस लड़की से पीछा छुड़ाना होगा। यासिर से शादी करवा दीजिए उसकी, ताकि ट्रस्ट में आपका नाम हो सके, फिर हर साल की टेंशन भी खत्म। हीना ने आंखों में पैसे का लालच लिए हुए कहा था। माहिरा बेगम ने उन दोनों की सोच पर सर हाँ में हिलाया। मेरे कमरे में आओ, तुम्हारे बैंडेज चेंज करने हैं। कासिम ने रिदा को अपने कमरे में जाते हुए देख पीछे से पुकार लिया था, जिससे उसके सर पर रखा हुआ दुपट्टा कांधों पर आया था। सिल्की बाल हवा की वजह से उड़ गए तो कासिम का दिल घायल कर गए थे। वो उसके हुस्न को देख रहा था। उसके हैजल रंग की आंखें बिल्कुल उसके चाचा से मिलती थी, जबकि हुस्न की खूबसूरती उसने अपनी माँ से चुराई थी। वो अभी भी परेशान सी थी, पर कल के मुकाबले आज उसके चेहरे पर कुछ रौनक थी। मैं ठीक हूँ भाई, रिदा ने दुपट्टा ठीक करते हुए नजरें झुकाई और हल्की आवाज में कहा था। कासिम, जिसका दिल उसको देखते हुए तेज तेज धड़क रहा था, उसके भाई कहने पर वो होश में लौटते होठ खींच गया। मैंने पूछा नहीं, बताया है, बल्कि और ऊपर। छोड़ो, मैं तुम्हारे कमरे में ही बैंडेज कर देता हूँ। कासिम बालों में हाथ फेरते हुए उसके कमरे में दाखिल हुआ। रिदा ने आंखें फाड़ते हुए उसको देखा, जो हैरत से उसका पुराना छोटा सा कमरा देख रहा था, क्योंकि वो कमरा नहीं बल्कि स्टोर रूम था। तुम यहाँ पर रहती हो, तुम्हारा कमरा वहाँ क्यों नहीं? कासिम हैरानगी से उस कबाड़ खाने को देखते हुए पूछ रहा था। रिदा ने होठ पर जुबान फेरी। वो दादी के मरने के बाद ताई ने मुझे इस जगह भेज दिया था। रिदा के बताने पर कासिम ने गहरी सांस भरी। तो वो खत सही थे। मम्मी ने इतने सालों तक तुम पर जुल्म किया। वो खुद से बड़बड़ाते हुए रिदा का हाथ पकड़ते उसको ऊपर की तरफ लेकर बढ़ा था। हम कहाँ पर जा रहे हैं? उसको अपने पोर्शन पर ले जाते देख रिदा ने हिचकिचाते हुए पूछा था। आयरा, जो कमरे से निकल रही थी, हाथ पकड़े हुए देखा तो जलते भूनते उनके पीछे बढ़ गई थी। कासिम ने अपने रूम के बराबर वाला दरवाज़ा खोलते हुए उसके अंदर कदम रखकर कहा, तुम यहाँ पर रहोगी, तुम्हारा सारा सामान मैं यहाँ पर भिजवा दूंगा। साफ सुथरा गेस्ट रूम देखें, उसको बेड पर बिठाते हुए कहा था। लेकिन ये मेरा रूम है कासिम, मैंने इसको खाला से कहकर साफ करवाया था। आयरा ने अंदर आते हुए कहा था।
वो कासिम के बराबर वाले रूम में रहना चाहती थी, इसलिए जब भी वो हवेली रुकने आती इस कमरे में ठहरती थी। तो तुम कोई दूसरा रूम देख लो, अब से ये रिदा का कमरा है, कासिम ने उसकी तरफ चेहरा मोड़कर कहा। वो नीचे लैंडलाइन पर कॉल मिला रहा था, लेकिन ये तो गलत बात है। इस रूम में मेरे हिसाब से चीज़ें सेट हैं, रिदा को कोई और सा रूम दे दीजिए। आयरन ने जिद करना चाही, जिस पर कासिम ने उसको अपनी काली आंखों से घूरा। ये हवेली हमारी है रिदा, मेरी और हीना की, इस पर तुम्हारा हक है रिदा, और वो किसी भी कमरे में चाहे रह सकती है। और तुम यहाँ अनजान हो और मेहमान हो, अगर किसी और कमरे में नहीं रहना तो यहाँ से चलती बनो। कासिम के इस लहजे और भारी आवाज़ में बोले गए शब्द पर आयरा कितने ही लम्हे आंखें फाड़ते उसको देखती रह गई थी और फिर खामोशी से कमरे से बाहर आ गई। नाजिया माँ फर्स्ट एड किट लेते हुए कमरे में दाखिल हुई थी। रिदा का सारा सामान उसके कमरे में शिफ्ट कर दें और ड्राइवर से कहिए गाड़ी तैयार रखें, मैं रिदा को शॉपिंग कराने ले जा रहा हूँ। कासिम ने ग्लासेस पहनते हुए बिजी अंदाज में उसके जख्म को साफ करते हुए कहा था और रिदा ने जलन होने पर सिसकी ली थी। कासिम ने नज़र उठाते हुए उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। कानों में सालों पहले अपनी दादी के शब्द गूंज गए थे, कासिम शहजादे, ये प्यारी सी गुड़िया तुम्हारी है, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। जैसे तुम्हारे चाचा तुम्हारा ख्याल रखते थे, तुम्हें इससे ऐसे ही प्यार करना होगा जैसे तुम्हारे चाचा तुमसे प्यार करते थे। तुम समझ रहे हो ना? वादा करो कि तुम उसकी हमेशा हिफाजत करोगे, उसका हमेशा ख्याल रखोगे। कासिम ने उसके चेहरे पर दर्द के आसार देखते हुए झुककर उसके हाथों को फूंक मारी थी। रिदा के दिल ने फिर से एक सिसकी ली थी। वो हसीन नौजवान उस जैसी लड़की के लिए इतना क्यों कर रहा था? ऐसा नहीं था कि रिदा के दिल में उसके लिए कोई प्यार का एहसास था, बिल्कुल नहीं। उसको इस दुनिया में अब कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती थी। उसके लिए कोई अब दिल में जगह नहीं बना सकता था, क्योंकि उसने तो जीने की आस ही छोड़ दी थी। वो बस बची हुई जिंदगी तकलीफ से आज़ाद गुजारना चाहती थी। ये वाला ड्रेस भी पैक कर दीजिए। कासिम ने रिदा को एक लाल से अनारकली ड्रेस की तरफ देखते हुए देखा तो मैनेजर को उसको भी पैक करने के लिए कहा, जिस पर रिदा हैरानगी से उसको देखने लगी, जो गहरी निगाहों से उसको ही देख रहा था। मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। फिर रिदा निगाहें झुकाते हुए कासिम के चेहरे पर उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुराहट फैल गई थी। पैक करने को छोड़िए, इन्हें अंदर ले जाकर इनमें चेंज करवा दीजिए, कासिम ने एक लेडी वर्कर को इशारा करते हुए कहा था। रिदा ने फौरन से सर को नामे लाया, पर कासिम ने उसको आंखें दिखाई, जिस पर वो रूहानी शक्ल बनाते हुए लेडी वर्कर के साथ चल दी। वो ड्रेस बदलकर जब बाहर निकलते हुए उंगलियां मरोड़ रही थी तो कासिम, जो कॉल पर बात कर रहा था, उसको इस अनारकली ड्रेस में खिलते गुलाब बने हुए देखकर दिल थाम गया। वो बहुत ही हसीन दिख रही थी। वो कदम ब कदम चलते हुए उसके नज़दीक आता अपने मोबाइल में उसकी पिक्चर क्लिक कर गया। रिदा ने कासिम की काली आंखें देखते हुए घबराहट महसूस की, जो उसके सिल्की बाल कान के पीछे करते हुए उसका हाथ पकड़ गया। बहुत प्यारी लग रही हो। कासिम की भारी आवाज़ में तारीफ करने पर रिदा के गाल लाल हो गए थे। उसको एकदम से शर्म आने लगी थी और उसको ब्लश करते देख उसको लिए हुए फूड कार्ट एरिया में आया था। वो शॉल से चेहरा ढकी हुई उसके साथ चल रही थी। किस फील्ड में स्टडी कर रही हो तुम रिदा? कासिम ने खाना ऑर्डर करते हुए उसकी तरफ देखते हुए पूछा था। दादी के जाने तक पढ़ाई नहीं की, उसके बाद हवेली से कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया ताई ने, रिदा ने सादगी से बताते अपने हाथों की तरफ देखा। कासिम ने होठ काटे थे। वो उस लड़की को जितना नॉर्मल करना चाहता था, उसकी माँ ने उसको नॉर्मल रहने के लिए कोई वजह ही नहीं छोड़ी थी। वो माहिरा बेगम से सख्त गुस्सा था। 2 साल से उसको वो खत मिलना शुरू हुए थे कि रिदा मुश्किल में है। पहले पहल तो वो उसको किसी की साजिश समझ रहा था। उसने उसके बारे में माहिरा बेगम से पूछना भी चाहा, पर वो बात को हमेशा गोल गोल करके टाल जाती थी। कुछ वक्त तक कासिम भी डॉक्टर बनने के सिलसिले में फंस गया था, पर अब उसको दोबारा से रिदा के बारे में खत मिले तो वो हैरान रह गया। उनमें ऐसी बातें लिखी थी कि कासिम कितने ही लम्हे हैरान रह गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कौन था जो वो सब बातें जानता था। कासिम ने बिल देते हुए खड़े होते उसको भी चलने का कहा था, पर रिदा खड़े होते एकदम से लड़खड़ा गई। उसने आंखें बंद करके पेट पर हाथ रखा था। क्या हुआ? कासिम ने फिक्रमंदी से उसके नज़दीक बढ़ना चाहा, जिस पर रिदा घबराते हुए टकराई। कासिम उसको बैंडेज कराना चाहता था। रिदा की इस हरकत पर आसपास के लोग मुड़ मुड़ कर उसको देखने लगे थे। कासिम ने लोगों की अटेंशन खुद पर देखते हुए नरमी से रिदा की कलाई पकड़ ली थी, जो अब काम डाउन हो गई थी। वो लोग अभी हवेली में दाखिल हुए थे जब माहिरा बेगम, हीना और आयरा किसी आदमी के साथ बैठे हुए थे।
उनको हंसते हुए देखते कासिम ने आईब्रो उचकाकर जब उस आदमी का चेहरा देखा तो उसका खून खोल गया था। ये घर में क्या हो रहा है माँ? कासिम ने आते गुस्से से पूछा था। यासिर ने मुड़कर कासिम को देखा और इज्जत से सलाम किया, पर उसके साथ खड़ी हुई लाल अनारकली ड्रेस में हसीन रिदा को देखते उसकी आंखें चमक गई थी। कासिम ने उसकी आंखें रिदा पर ठहरते हुए देखा तो मुठियां मींचते अपनी माँ को बोलने का इंतजार किया, जो कासिम को देखते हुए घबरा गई थी। वो बेटे चाय पीने के लिए आया था। माहिरा बेगम को अंदाजा नहीं था कि कासिम इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। घर के हर नौकर और गार्ड को आप हवेली में बुला के इसी तरह चाय पिलाती हैं? कासिम एकदम से गरज गया, जिस पर तीनों औरतें सहम गई थी। माहिरा बेगम ने आंखें फाड़ते हुए अपने बेटे को देखा, जिसने जिंदगी में पहली बार अपनी आवाज़ उनके सामने तेज की थी। कासिम, ये कैसे लहजे में बात कर रहे हो तुम हमसे? माहिरा बेगम ने हिम्मत करते हुए कहा था। और आप ये कैसी हरकतें कर रही हैं? उसकी एक्सप्लेनेशन है आपके पास? कासिम ने आगे बढ़ते हुए पूछा था। कैसी एक्सप्लेनेशन? क्या चाहिए तुम्हें? यासिर को घर में बुलाकर चाय पिलाई है, उसमें कौन सा गुनाह हो गया है? और वैसे भी हमने उसको बहुत ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया था। माहिरा बेगम भी दोबारा से एकदम से बोल गई थी। कैसी ज़रूरी बात? कासिम ने बहुत सिकुड़ते हुए पूछा था। मैं रिदा का निकाह यासिर से कर रही हूँ कल को, तो बस इसलिए उसको बुलाया था। उनके शब्द थे या पिघला हुआ शीशा जो कासिम के कान में गिर रहे थे। वो आंखें फाड़ते हुए उनको देखने लगा, जो बड़ी आसानी से कांधे उचकाते हुए बोल गई थी। क्या इस हवेली के गार्ड से निकाह? कासिम को समझ नहीं आया कि वो कैसे शब्द से बात करे और वो क्या बात करे। रिदा आंखों में आंसू लिए उनको देख रही थी। आखिर को उसकी ताई कितना ही गिर सकती थी कि वो आदमी जिसने उसको हैरिस करने की कोशिश की थी उससे उसका निकाह करवा रही थी। वो माहिरा बेगम का जुल्म करना तो समझ रही थी कि वो उससे नफरत करती थी, पर वो तो एक औरत होने तक की बात भूल गई थी। और नहीं तो क्या, नौजवान लड़का है, हम उसको सैलरी भी अच्छी देते हैं। वैसे भी रिदा के ऊपर फिदा है। इन दोनों का तो खुद चक्कर चल रहा है। तुम्हें पता है, हम सब ने इसको और यासिर को बद कमरे में पकड़ा था। अब मैं इस राज पर पर्दा डालते हुए इज्जत से इस लड़की को इस घर से शादी करके भेज रही हूँ। और क्या चाहती है ये लड़की? माहिरा बेगम ने जुबान से जहर उगलते हुए दांत चबाते लाल और सुर्ख नजरों से रिदा को घूरते हुए कहा था, जिस पर कासिम की बस हो गई थी। बस माँ, एक शब्द और नहीं सुनूंगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पहर हवेली की दर दीवार कांप गई थी। गुस्से की वजह से कासिम के दिमाग और गर्दन की रग फूल गई थी। नाक से धुआं निकल रहा था। सब सहम कर उसकी तरफ देख रहे थे। आप होश में भी है? क्या कह रही हैं? रिदा मेरी मंगेतर है और आप इस पर इल्जाम लगा रही हैं, कासिम ने दहाड़ते हुए कहा था। रिदा की आंखों से टप टप गिरते हुए आंसू गाल पर और टपक गए थे। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, पूछो इससे, ये दोनों आशिक एक दूसरे के। माहिरा बेगम ने डरते हुए अभी यासिर को बोलने का इशारा किया था, जो कोट खोलते हुए हाँ में गर्दन हिला रहा था। जब कासिम ने शेर की तरह उस पर झपट्टा मारा, वो दीवानों की तरह यासिर को मार रहा था, जो बॉडी बिल्डर होने के बावजूद भी जो कासिम के मुक्के और थप्पड़ों के आगे टिक नहीं पाया और बेहोश हो गया। नाजिया अम्मा और बाकी नौकरानी भी शोर सुनते हुए कोनों में खड़े हुए तमाशा देख रही थी। माहिरा बेगम की टांगें अब कांप रही थी। हिना और आयरा का भी यही हाल था। वो कासिम को इतना गुस्से में देखते हुए हैरान हो गई थी। इसको लेकर जाओ यहाँ से, वरना मैं इसकी जान ले लूंगा। वो यासिर को अधमरा छोड़ते हुए दहाड़ गया था। रिदा घबराते हुए उसको देख रही थी, जो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था। कल मेरा और रिदा का निकाह है, और अगर आगे से आपने इसके लिए इस तरह के शब्द बोले तो माँ, सच में अच्छा नहीं होगा। उंगली उठाते हुए उनको वार्निंग देता हुआ रिदा की कलाई पकड़ते ही उसको लिए सीढ़ियाँ चढ़ गया था। सब हक्का बक्का मुंह खोले हुए उसकी पीठ देख रहे थे, जो उन पर आइटम बम फोड़कर चला गया था। माहिरा बेगम सदमे की वजह से सोफे पर गिर गई थी। हिना और आयना परेशानी से उनकी तरफ बढ़ती हुई उनके होश में लाने की कोशिश करने लगी। आपने ऐसा क्यों किया आखिर? कासिम रिदा को दीवार से लगा गया था। उसके बालों में चेहरा छुपाते गहरी गहरी सांस भरते हुए खुद उसको देखने लगा। रिदा की धड़कनें एकदम से बढ़ गई थी। दिल पागलों की तरह धड़कते पसलियों से टकराते बाहर आने को था। उसके माथे पर पसीना आता देखकर कासिम आंखें बंद करके नरमी से उसकी नाक को छुए और पीछे हो गया। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बहुत नादान था। मैंने तुम्हें लापरवाही करते तुमसे दूरी बनाए रखने का सोचा था कि तुम मेरे दिमाग से निकल जाओगी। बहुत कोशिश की तुम्हारे बारे में नहीं सोचूं, तुम्हारी फिक्र नहीं करूं, पर बिला आखिर अपने दिल के हाथों बुरी तरह से हार गया। मुझे माफ़ कर दो यार, मेरी लापरवाही तुम्हारा बहुत नुकसान कर गई। कासिम ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा था।
रिदा भोली और मासूम आंखों से उसको देख रही थी। उसको कासिम के इन शब्दों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। क्या ये सपना था? वो इंसान इतने सालों बाद आते हुए उससे प्यार का इजहार कर रहा था। आप ये क्या कह रहे हैं और आपको गुस्सा नहीं आ रहा मुझ पर? रिदा ने उसकी काली आंखों में देखा। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत करने की कोशिश की थी। तुम फिक्र नहीं करो रिदा, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कासिम ने उसके बाद सहलाते हुए कहा था, जिस पर रिदा की आंखें बाहर आने को थी। वो कैसे जानता था ये सब कुछ जो हुआ? आराम करो, तुम बहुत थक गई हो। कासिम ने उसको हैरानगी से देखे पाकर उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसको अंदर भेजा था। माहिरा बेगम को दूसरे दिन शाम को होश आया। वो जल्दी से उठती हुई अपने पास बैठी हीना और आयरा को देखने लगी। क्या कासिम का निकाह हो गया? वो और सवाल पूछते हुए बेड से उठ गई थी। हीना और आयरा की लाल आंखें देखते उनको खतरे की घंटियां बजते हुए सुनाई दी थी। सुबह ही निकाह हो गया था, अभी तो भाई उसको। हीना ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी जब माहिरा बेगम दहाड़ने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कासिम उस लड़की से निकाह नहीं कर सकता। वो अपने बाल नोचते हुए कमरे से बाहर की तरफ भागी थी। फिर वो दोनों भी उनके पीछे ही भागी थी। माहिरा बेगम लॉन में ही पहुंची थी जब भी खूंखार नजरों से कासिम को हवेली में दाखिल होते हुए देखकर कदम रुक गए। कहाँ है वो मनहूस लड़की? मैं उसको जान से मार दूंगी। तुम उससे निकाह नहीं कर सकते कासिम। माहिरा बेगम पागलों की तरह चीखती हुई उसकी तरफ बढ़ गई थी जब कासिम ने उनको खुद से पीछे ढकेल दिया। मार तो दिया है आपने उसको, और क्या चाहती हैं आप? नफरत करती थी ना आप उससे, ले गई आपकी नफरत उसको बिस्तर तक। तड़प रही है वो जिंदगी और मौत के बीच तकलीफ झेलते हुए। माँ, शर्मानी चाहिए आपको। इंसानियत से भी गिर गई आप। तो मार दिया आपने मेरी मोहब्बत को, मार दिया मेरी अपनी मोहब्बत की आखिरी निशानी को। ये होती है मोहब्बत, वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। कासिम अपने बाल नोचते हुए रोते हुए दहाड़ रहा था। सब हैरान होते हुए उसको सुन रहे थे। माहिरा बेगम उसके शब्द सुनते हुए लड़खड़ा गई। बहुत मुबारक हो कासिम, नाजिया अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर कासिम की नजरें रिदा के खिले हुए चेहरे पर से हटने से मना कर रही थी। वो मुस्कुराया जो रिदा को मुबारकबाद दे रही थी, उसकी बलाएं लेते हुए उन्हें शर्माने पर मजबूर कर रही थी। कासिम ने इतने सालों बाद रिदा को मुस्कुराते हुए देखा था। वो मुस्कुराते हुए दुनिया की सबसे हसीन लड़की मालूम हो रही थी। कासिम का दिल चाहा वो इस मंजर को अपने दिल में कैद कर ले ताकि ये मुस्कुराहट कभी रिदा के खूबसूरत चेहरे पर से नहीं हटे। वो बेबी पिंक कलर की सिंपल पर बहुत अच्छी फ्रॉक पहने हुई थी। ये कलर उस पर खूब खिल रहा था। कासिम ने उसको बेड पर बैठे उंगलियां मरोड़ते हुए देख मुस्कुराते उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। उसको अपने पैरों के पास बैठे देखते हुए रिदा खड़ी हुई थी। क्या हुआ? उसको अचानक खड़े होते देख कासिम ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा था और उसका हाथ पकड़ते प्यार से उसकी कलाई पर होठ रख दिए। रिदा जी जान से कांप गई थी। नजरें शर्म की वजह से झुक गईं। उसकी इस घायल कर देने वाली अदा पर कासिम हल्के से हंस गया था। रिदा, तुम मुझे पागल कर दोगी। वो मुस्कुराते हुए उसके माथे पर प्यार करते बोला था। मैं तुम्हारे जख्म और तकलीफ का कोई इतना सुधार नहीं कर सकता, पर तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें जिंदगी में एक भी कांटे जितनी तकलीफ भी नहीं होने दूंगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो कुछ तुम्हारे साथ माने किया, शायद तुम मुझे कभी माफ भी न कर पाओ। एक मौका दे दो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें अब कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। वो उसके माथे पर अपना हाथ टिकाए हुए धीमे लहजे में बोला था। कासिम के हाथों का अपनी नाजुक कमर के पास लपेटे महसूस करते ऊपर से उसे इस कदर नजदीकी पर रिदा पलके झुकाने लगी। उसका हलक सूख रहा था, दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। ये निकाह के बाद का उनका पहला इंट्रोडक्शन था। रिदा ने होठ काटते हुए हल्के से सर हिलाया था। कासिम ने उसको अपनी नज़रों से कंफ्यूज होते देख नरमी से उसके होठों को छुआ था। रिदा ने आंखें फाड़ी, पर कासिम उसको आंखों को देखते वो भी उसका साथ देने लगा। वो बहुत नरमी और प्यार से उसको होठों को छू रहा था। जब रिदा की सांस रुक गई थी, उसने कासिम के सीने पर सर रखा। उसको लंबी लंबी सांसें लेते हुए देख कासिम खिलखिलाया। यार, इतने में बस हो गई। रिदा, मैंने तो अभी कुछ स्टार्ट भी नहीं किया। वो उसको छेड़ते हुए शरारती लहजे में बोलते उसको बालों में हाथ फेर रहा था। जो अपने दिल की जगह पर कुछ गीलापन महसूस करते हुए बोला, रो क्यों रही हो अभी? कासिम ने उसके सर को नरमी से पकड़ते हुए पीछे हटाया। जब रिदा की बंद आंखें देखते वो हैरान हुआ, पर असली जान तो उसकी जब निकली जब रिदा के होठों के किनारे से बहते खून पर नजर पड़ी जो उसकी दूधिया गर्दन तक बह रहा था। कासिम ने अपने सीने की तरफ देखा जहाँ सुर्खी फैल गई थी। रिदा, आंखें खोलो। रिदा, क्या हुआ? वो उसे बेजान वजूद को अपनी बाहों में संभालते हुए दीवानों की तरह उसको पुकार रहा था। उसकी आंखें खोलते ना देख वो बिना एक भी लम्हा खराब किए सीढ़ियां उतरते बाहर की तरफ भागा था।
नाजिया अम्मा और सारा जो उनके लिए खाना ला रही थी, उसको बेहोश रिदा को उठाए हुए हवेली से बाहर की तरफ भागते देख उसके पीछे भागी थी। नाजिया अम्मा कासिम को पुकारते अस्पताल में भाग रही थी। डॉक्टर जहीरा और इमरजेंसी के डॉक्टर रिदा को स्ट्रेचर पर लिए आईसीयू में दाखिल हुए थे। कुछ घंटे इंतजार के बाद वो बाहर निकले और कासिम को बुरी खबर सुनाई थी। आई एम सॉरी डॉक्टर कासिम, आपकी कजिन को कैंसर है, ये लास्ट स्टेज पर है। प्रेजेंट जिस लड़की के नाम की हवेली और जायदाद पर आप राज कर रही हैं, उस पर आपने खाना तंग कर दिया, उसको उसके हक से आपने दूर कर दिया। माँ, खाना ना मिलने और इन्फेक्शन होने की वजह से उसे स्टोमक कैंसर हो चुका है। कासिम के दहाड़ने पर माहिरा बेगम, हिना और आयरा ने हैरानगी से उसको देखा। चाचा से प्यार ना मिलने की सज़ा आपने उस मासूम से इस तरह से ली। शर्म आ रही है मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए। पापा आपसे कितना प्यार करते थे, पर आपने क्या किया? नफरत और अकड़ में सब कुछ बर्बाद कर दिया। कासिम ने शीशे की टेबल को लात मारते हुए कहा था। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुम्हारे पापा ही तो थे जिन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने शादी की रात ही उन्हें बता दिया था कि मैं तुम्हारे चाचा से प्यार करती हूँ, पर फिर भी उन्होंने मुझसे अपना हक लिया। और तुम्हारे चाचा और दादी ने क्या किया? तुम्हारे बाप के मरने के बाद बोला भी था कि मुझसे शादी कर लें, पर हारून शाह उसकी माँ आमिना को लेकर आ गया। वो प्यार में पागल था आमिना के। उस वक्त मुझ पर तो किसी ने भी रहम नहीं किया, तो मैं उसकी औलाद पर क्यों रहम करती? माहिरा बेगम खुखार नजरों से गरज रही थी। सब मुंह खोले हुए उनको देख रहे थे जैसे वो पागल हो गई हो। हिना को यकीन नहीं आ रहा था ये उसकी माँ ही थी। वो रिदा से नफरत करती थी क्योंकि उसने अपनी माँ को रिदा पर हाथ उठाते सब कुछ करते देखा था, पर वो कभी ये नहीं जानती थी कि उसकी माँ किस बात की खुन्नस निकाल रही थी। मुझे नफरत हो रही है खुद से, जिसकी कोख में मैंने जन्म लिया। वो मेरे बाप के होते हुए भी पराए मर्द के पीछे पागल थी। मेरा बाप इसी गम में इस दुनिया से चला गया। जिस औरत से वो इतना प्यार करते थे, वो उनके भाई के सपने देखती थी। यहाँ तक कि शादी के बाद भी ये सब मैंने पापा की डायरी में पढ़ा था। कासिम ने आखिर को उन पर ये राज फाश ही कर दिया जो उसने अपनी दादी के मरने पर उनकी अलमारी में रखी हुई डायरी में पढ़ा था। वो उसी रात ये हवेली छोड़कर जा चुका था। कोशिश की थी कि सब कुछ भुला दे ताकि उनकी जिंदगियां अच्छे से गुजरें, पर उसकी माँ तो हर हद पार कर चुकी थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो अपने कमज़ोर हाथ अपनी आंखों से लगाए हुए हिचकियों से रो रहा था। फिर रिदा ने लंबी सांस ली थी। उसके होश आने पर ऊपर वाले का शुक्र करते उसके माथे पर प्यार करने लगा। डॉक्टर आकर रिदा का चेकअप करके जा चुके थे। देखिए, इनकी जान बचाने का आखिरी ऑप्शन उनकी सर्जरी है। हमें उनका आधा मादा रिमूव करना होगा और आप खुद समझदार हैं बाकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा था। कासिम ने सर हिला दिया और कमरे में कदम रखा जहां रिदा वीरान सी नजरों से खिड़की से बाहर देख रही थी। ठंड लग जाएगी, शॉल पहन कर रखा करो। कासिम आंसू साफ करता हुआ उसके कांधे पर शॉल डालते उसको बेड पर बिठाते हुए बोला था, आप रो क्यों रहे हैं? रिदा की मासूम सी आवाज और भोली आंखों में सवाल देखते हुए कासिम चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए खुद को रोने से रोका था। वो अपने आंसू पर काबू नहीं पा रहा था। कुछ नहीं, आंखें खुद ब खुद भीग रही हैं, कचरा चला गया है। कासिम गहरी सांस लेता हुआ बोला था। उसकी ये हरकत बिल्कुल हारून शाह की तरह थी। रिदा की आंखें बिल्कुल अपने बाप पर गई थी और उसकी पलकें झपकते खामोश होने वाली हरकत भी उसको अपने बाप से ही विरासत में मिली थी। पापा कहते थे कि आप रोते हुए बिल्कुल भालू लगते हैं। रिदा ने आज बहुत साल बाद अपने पापा की किसी बात को याद किया था। कासिम से इस बार आंसू रोकना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो गया। उसकी कमर पर हाथ डालते हुए उसको अपने सीने से खींचता हुआ बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। जिस इंसान ने उसको बचपन में बाप की तरह पाला था, उसको कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उनकी बेटी की आज उसकी माँ ने क्या हालत कर दी थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो रिदा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरी बेवकूफ़ी और इग्नोरेंस की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो आंसू बहाते हुए रिदा को कंफ्यूज कर गया था। वो जो उसके एक एहसास पर लाल अंगार होकर रह गई थी, उसकी बातें उसके सर से ऊपर जा रही थी। उसने पहले माफ़ी मांग तो ली थी, फिर क्यों रो रहा था? इस तरह आप ऐसे क्यों रो रहे हैं जैसे मैं मरने वाली हूँ? रिदा ने उसको चुप करवाने के लिए सादगी से मजाक किया, जिस पर कासिम जी जान से काँप कर रह गया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। समझी तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। सर को ना में हिलाते हुए उसके होठों को जख्मी करते वो दोबारा अपने सीने में खींच गया था। क्या हुआ? आप कैसी है वो भाई? हीना, जो अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, आज हॉस्पिटल आई थी। नाजिया अम्मा और सारा सुबह ही हवेली लौटे थे क्योंकि रिदा की सर्जरी कामयाब रही थी।
इसलिए वो उससे माफ़ी मांगने आई थी। कासिम ने उसको यहाँ देखते हुए नजरें फेरते हुए आगे की तरफ कदम बढ़ाए। जब हिना उसका हाथ पकड़ गई, भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया है, पर मैंने इस पर कभी जुल्म नहीं किया। माँ उसके साथ जो भी करती थी मैं बस खामोश रहती, पर ये नहीं जानती थी कि मैं इतनी गलत राह पर चल रही हूँ। वो रोते हुए कासिम के आगे शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए थी। माफ़ करना मेरा नहीं, उसका फैसला है। अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं, तुम उसके सामने मत जाना, वो हिना के सर पर हाथ रखते हुए बोला था। जब उनका मोबाइल बजा और अगली तरफ से जो उन्हें सुनाई दिया वो उन दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल गया था। आपने मुझसे वादा किया था कि कासिम मेरा होगा। वो रिदा भी अब जिंदा बच गई है। आयरा नफरत से गरज रही थी। माहिरा बेगम जो पहले ही ब्लड प्रेशर हाई करके कासिम को ढूंढ रही थी, आयरा कमरे में बाहर निकलकर उन पर चिल्लाते हुए सुनते उन्होंने अपने कान पर हाथ रखे। चुप कर जाओ आयरा, मेरा सर वैसे ही फट रहा है। वो पलटकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगी थी जब आयरा ने नफरत से उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। आप किस काम की है फिर? वो चिल्लाते हुए उनको सीढ़ियों से गिरते देख रही थी। माहिरा बेगम लुढ़कती हुई नीचे गिरती चली गई। जब ही नौकर उनके आसपास जमा होते एम्बुलेंस और कासिम को कॉल मिलाने लगे थे। उनके दिमाग पर चोट आई है, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उनको फालिस हो गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में से निकलते हुए उनको बताकर कासिम और हिना को हैरान कर दिया। वो आयरा के खिलाफ कंप्लेंट करते उसको पकड़वा चुके थे। कर्मा फिर से लौट रहा था। हिना के होठों से ये शब्द निकले, ये क्या हो गया था अचानक? हामिद को मत उठाओ रिदा, मैंने कहा भी है। रिदा जो मुस्कुराते हुए अपने 6 महीने बेटे को उठा रही थी, कासिम की बात सुनते ही मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखने लगी। 6 महीने पहले तक उसको मैंने ही उठाया हुआ था। वो आंखें छोटी करते हुए परफ्यूम छिड़कते कासिम को देखते हुए बोली, जो उसकी मासूम सी बहस करने पर हंसने लगा और उसकी तरफ बढ़ा था। मैं जानता हूँ आप बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, पर मेरा बेबी काफ़ी मोटू सा है, आपकी नाजुक जान उसको संभाल नहीं पाएगी। कासिम ने प्यार से उसके होठों और गर्दन को छूते हुए अपने गोलू मोलू जैसे बेटे की तरफ देखते हुए कहा था। और उसकी बात सुनते अब की बार रिदा ने उसके सीने पर अपने फूलों जैसे हाथ का मुक्का भी मारा था। मेरे बेटे को नजर लगाएंगे? आप गोलू मोलू भालू खुद हैं। आपने अपने आप को देखा है, बचपन में टेडी बियर थे आप भी, फिर मेरे पापा के कांधे पर चढ़ जाते थे। उसकी बाहों में से निकलने की कोशिश करते हुए आंखें छोटी करते कहा था। उसको अपने बेटे के लिए लड़ने के फुल मूड में आते देख कासिम से अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। वो उसको एक लम्हे में अपनी बाहों में उठाते हुए बेड पर नरमी से पटकते उस पर आईब्रो उचकाई थी कि बेगम तो क्या कह रही थी आप? मैं भालू टेडी बियर था। उसके गाल पर उसकी गर्दन पर होठ रखते पूछा था। टेडी बियर तो तुम खुद हो, वो बोली। आप तो टेडी बियर से भी ज्यादा क्यूट हैं। कासिम ने मुस्कुराहट दबाते हुए उसकी गर्दन पर लब बाइट की थी जिससे रिदा उछल गई थी। और मोटा भालू क्या होता है? कासिम ने भारी आवाज में पूछा। वो टेडी बियर से भी ज्यादा क्यूट होता है। उसने आंखें छोटी करते उसको मुक्का लगाया था कि उसकी जान बख्श दे। उसकी इन्हीं अदाओं पर कासिम का दिल पागल होते सर पकड़ रहा था। तो मैं क्यूट हूँ, तो मैं क्यूट हूँ, उसने भौं उचकाते हुए पूछा था। उसको रिदा को तंग करने में बहुत ज्यादा मजा आता था। उसका सवाल सुनते रिदा रूहानी होते हुए होठ काटने लगी थी। और बहुत सारे हैंडसम और कुछ मोटे भी हैं, रिदा ने सादगी से कहा था। उसकी शुरू की बात सुनते कासिम मुस्कुराया, पर अब की बार सच में गुस्सा हो गया था। मैं कहाँ से मोटा लगता हूँ? मैं अपनी बॉडी बनाता हूँ और तुम मोटा कह रही हो? कासिम ने एक झटके में अपनी शर्ट उतारते हुए उसको अपने बॉडी बिल्डर वजूद को दिखाते हैरत से पूछा था। उसके बाइसेप कितना उभर गई थी, वो शर्म की वजह से लाल गुलाब बन गई। इधर देखो मेरी तरफ और बताओ कौन सा हिस्सा तुम्हें मोटा लगता है ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं। वो अब की बार भी उसको चिढ़ाते उसकी आंखों से हाथ उठाते हुए गंभीर आवाज पर अपना चेहरा झुकाया था। जब हामिद ने अपने आप को इग्नोर होता हुआ देखा, होठ मरोड़ते हुए रोना शुरू कर दिया था। वो दोनों उसकी तरफ देखने लगे। रिदा ब्लश करते हुए चेहरे के साथ अपने बेटे की तरफ मुड़ गई थी, जबकि कासिम ने अपने बेटे को रंग में भंग डालते हुए देखा तो दांत बीचते गोलू बोलू एकदम से कहते हुए उसे प्यार करके शर्ट पहनकर बाहर की तरफ बढ़ गया था। आज हिना अपने बच्चों के साथ आई हुई थी, तभी घर में रौनक भी लगी हुई थी। उसके सर पर प्यार करता कासिम अपने बहनों से मिलने लगा। रिदा भी उसकी तरफ बढ़ गई, जबकि हामिद नाजी अम्मा के साथ नीचे आ रहा था। रिदा ने हिना से ज्यादा बात नहीं की थी। उसने व्हील चेयर पर बैठी हुई माहिरा बेगम जो हामिद को देख रही थी, पॉलिश की वजह से अब वो दोबारा नहीं बोल सकती थी, ना ही हाथ पैर हिलाती, न चल फिर सकती थी, सिर्फ उनकी आंखें काम करती थी। कासिम ने कभी रिदा को अपनी माँ को माफ़ करने या उनके ख्याल करने का नहीं कहा था,
वो अपने साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी न शिकायत हुए उस हवेली में रहते थे। वो उसकी माँ को वहाँ रहने दे रही थी। कासिम के लिए यही बहुत बड़ी बात थी। उसको बालकनी में खड़े हुए देखकर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए उसकी मौजूदगी महसूस करते कासिम ने मुस्कुराते उसके लिए अपनी बीवी को इशारे से करीब बुलाया था। क्या सोच रहे हैं? उसके सीने में चेहरा छुपाते हुए पूछा था। कासिम खिलखिलाते हुए अपनी शॉल में और छुपाते हुए उसके सर पर प्यार करते उसको झूले पर बिठाया था। सोच रहा हूँ कि अगर आज चाचा जिंदा होते तो तुम्हें उनका सपना पूरा करते हुए कितना खुश होते। रिदा की आंखों में आंसू चमकने लगे। पापा हमेशा से चाहते थे कि आप और मैं डॉक्टर बन जाएं। जब भी तो वो कहकर गए थे ताकि हम उनको संभाल सके। पर रिदा कहते कहते रुक गई थी। उसके गले में आंसू का गोला अटका हुआ था। पर मेरी माँ ने तुम्हें उस हक से दूर कर दिया और तुम्हारे जिंदा होने के सबूत के लिए तुम्हें हवेली में कैद करके रखा। कासिम ने उसके अधूरे कड़वे सच को बिल्कुल पूरा किया था। उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाई। उसको पता था कि नाजिया अम्मा के लिखे हुए खत कासिम तक पहुंचते थे। तुम मेरे पापा का सपना पूरा कर रहे थे और मुझे भी नई नई चीज़ों को सिखा रहे हैं। पहले जो हुआ वो सब कुछ भूल नहीं पाऊंगी, पर आगे अपनी ज़िंदगी में अच्छी यादें बनाना चाहती हूँ। अपने बेटे को प्यार से नरमी से पालते हुए इंसान और जानवरों से सबसे ज़्यादा प्यार करना सिखाना चाहती हूँ। उसको इतना मजबूत बनाना चाहती हूँ कि अगर हमें कुछ भी हो जाए तो वो कभी कमज़ोर नहीं पड़े। उसकी आवाज़ आखिर में भीग गई थी। कासिम ने उसके आंसू साफ करते हुए उसको प्यार करते उसको चिप करवाया, जो बच्चे की तरह आंखों पर हाथ रखे हुए रो रही थी। मेरी जान चुप हो जाओ, हम अपने बेटे को इतना ही मजबूत बनाएंगे, पर पहले उसकी माँ को इतना स्ट्रांग भी तो होना पड़ेगा। कासिम ने उसके मूड को फ्रेश करने के लिए उसके पेट में अचानक से गुदगुदी की थी, क्योंकि सर्जरी के बाद से उसका मादा बहुत कमज़ोर हो गया था। पर फिर भी वो मजबूत रही और हामिद के मना करने के बावजूद भी जन्म दिया। हैप्पी बर्थडे मॉम। 4 साल बाद हामिद सबके साथ बोलता हुआ सरप्राइज कर गया, जो आज ग्रेजुएट हुई थी। वेलफेयर के सब बच्चों के साथ अपने बच्चों को देखते हुए खुशी के आंसू बहाने लगी। उसे गले लगाते मुबारकबाद दिन सेलिब्रेट कर चुकी थी। बहुत मुबारक हो, आज आप भी डॉक्टर बन गई हैं। कासिम प्यार से उसके माथे पर प्यार करते हुए उसके आगे गिफ्ट बॉक्स बढ़ा गया। हामिद भी भागते हुए उसके पास आया था, जिस पर रिदा ने उसको अपने गले से लगाते हुए प्यार किया। बाकी सारे बच्चे भी उसके गले लगे थे। रिदा ने सबको प्यार किया। वो उसकी फैमिली थे, वो उन सबको अडॉप्ट कर चुकी थी। उसने उनके गिफ्ट खोलकर देखे, कुछ में चॉकलेट, कुछ में पेन और छोटी छोटी चीज़ थी। सब ने मिलकर उसके साथ उसे खुशी सेलिब्रेट की थी। फिर रात में उसने कासिम का दिया हुआ गिफ्ट खोला था। उसमें एआई से बने अपने माँ बाप और हामिद और बाकी सारे बच्चों की तस्वीर देखते उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। उसने गर्दन मोड़ते हुए कासिम की तरफ देखा, जो उसकी कमर के पास हाथ लपेटे हुए उसके कंधे पर सर रखे हुए मुस्कुरा रहा था। थैंक यू सो मच, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। रिदा ने इमोशनल होते हुए प्यार से तारीफ की थी। कासिम, जो उसकी तारीफ सुनते हुए उसके गाल पर प्यार कर रहा था, उसकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो गई थी। उसने मोबाइल में गैलरी खोली थी तो अपनी और अपने मम्मी पापा और माँ की एआई से बनवाई हुई तस्वीर देखकर वो मुस्कुराया। 2 साल पहले ही माहिरा बेगम की डेथ हो गई थी। वो बहुत दुखी थी, पर रिदा ने जब से उसको बताया था कि अब वो अपने पुराने जख्मों को भूलते हुए उसकी माँ को माफ़ कर चुकी है, तब से वो बहुत ज़्यादा सुकून से हो गया था। जो उन्होंने किया था वो उसकी माफ़ी तक ना मांग सकी, पर रिदा अपना दिल बड़ा करते हुए उनको माफ़ कर चुकी थी। वो सच में बहुत अच्छी इंसान थी। कुछ वाक़ये भुलाए नहीं जाते, कुछ जख्म कभी नहीं भरते, पर उनके निशान धुंधले होते हैं। आप उसकी तकलीफ भुला देते हैं और ये रिदा के साथ हुआ था। उसके गम बहुत ज़्यादा थे, पर अब खुशियाँ उन तकलीफ़ों पर ऊंची थी। वो गम भूल चुकी थी। आगे बहुत से हसीन लम्हे उनका इंतज़ार में थे, जिनमें खिलखिलाहट थी, प्यार था, इज्जत थी और एक हैप्पी फैमिली, जिनको रिदा ने बहुत मुश्किल के बाद एक लड़ी में पिरोया था। ये था इस कहानी का अंत। इसका सबक ये है कि ज़िंदगी में किए गए कर्म कभी न कभी लौटकर ज़रूर आते हैं। अच्छे हो तो सुकून बनकर और बुरे हो तो सज़ा बनकर। नफ़रत जुल्म और नफ़रत से सिर्फ टूटन मिलती है, जबकि माफ़ी, सब्र और इंसानियत दिल को हल्का कर देती हैं। कुछ ज़ख्म कभी पूरी तरह नहीं भरते, लेकिन माफ़ कर देने से उनका दर्द कम ज़रूर हो जाता है और इंसान आगे बढ़ पाता है। सच्ची ताकत बदलने में नहीं, बल्कि माफ़ी, प्यार और दूसरे के लिए कुछ अच्छा करने में होती है। परिवार, अपनापन ही वो आधार है जिन पर एक खुशहाल और मजबूत ज़िंदगी खड़ी होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।